हाय फ्रेंड्स, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का 7वां लेक्चर है और फ्रिक्शन का दूसरा लेक्चर है। एनएलएम के अंदर फ्रिक्शन के पहले लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन और फ्रिक्शन फोर्स किस जगह पे लगता है ये देखे थे, और फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये सब देखे थे। और फिर क्वेश्चन टाइप कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए थे। इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाला प्रॉब्लम लेते हैं कि एक ब्लॉक पे दूसरा ब्लॉक रखा है और किसी एक ब्लॉक को अगर किसी F4 से खींचेंगे तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलने का कंडीशन क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम। मान लीजिए कि ये हॉरिजेंटल सरफेस है, इस पे एक बॉडी रखा है कैपिटल M मास का, और इस बॉडी पे एक दूसरा बॉडी रखा है स्मॉल m मास का। ठीक, ब्लॉक ऑन ब्लॉक, एक ब्लॉक पे दूसरा ब्लॉक रखा है और यहाँ पे ऊपर वाले इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में F फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर वाला बॉडी इस कांटेक्ट में इस डायरेक्शन में भागना चाहेगा, तो इस ऊपर वाले बॉडी पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा और इसी फ्रिक्शन का रिएक्शन इस बॉडी पे आगे की डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स दोनों बॉडी पे लगेगा जो दोनों कांटेक्ट में है, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ऊपर वाला बॉडी इस डायरेक्शन में भागना चाह रहा है, तो ऊपर वाले बॉडी पे फ्रिक्शन इस कांटेक्ट में इधर लगेगा और नीचे वाले बॉडी पे इसी का रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक, समझने के लिए मान लेते हैं कि इस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, म्यू 0 है इस सरफेस का, और इस सरफेस में मान लेते हैं कि फ्रिक्शन है। इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक, तो यहाँ पे ये ब्लॉक, इस ब्लॉक के वेट का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और इस ब्लॉक पे इस कांटेक्ट में जो दबाव होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, वो इस बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में n, और ये नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन दोनों बॉडी पे आएगा, नीचे वाले बॉडी पे इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में होगा n। ये नीचे वाले बॉडी पे दबाव है और इस कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन, इस कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसको n डैश बोल देते हैं, और इस बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड कैपिटल mg। ठीक, तो इस बॉडी पे कैपिटल M पे अगर फोर्स बैलेंस करें, कैपिटल M का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो कैपिटल M का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड कैपिटल mg, और इस कांटेक्ट में दबाव होगा कैपिटल M पे अपवर्ड डायरेक्शन में, ये नॉर्मल रिएक्शन जिसको n डैश बोले हैं ये, और इस कैपिटल M पे एक और दबाव है इस कांटेक्ट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये n, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ये स्मॉल n, सॉरी कैपिटल N, ये दबाव, इस कांटेक्ट का दबाव इस बॉडी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये है इस कैपिटल M वाले बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन होगा नहीं तो फोर्स बैलेंस होगा। तो इस पे अगर फोर्स बैलेंस करें तो ये n और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये n डैश अपवर्ड डायरेक्शन में, तो n डैश इक्वल टू स्मॉल n प्लस कैपिटल mg। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इस कांटेक्ट में ये नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में और इस बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
तो इस बॉडी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे स्मॉल m का, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है mg और इस पे नॉर्मल रिएक्शन, इस कॉन्टैक्ट का नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है n। इस पे और कोई फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं है और इस डायरेक्शन में इसका मोशन भी नहीं है, तो ये दोनों फोर्स बैलेंस होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं n बराबर mg ये, और इसी n को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये n डैश इक्वल टू आएगा स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg, n डैश इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल m इंटू g। ये है नॉर्मल रिएक्शन इस कॉन्टैक्ट का, और ये नॉर्मल रिएक्शन ओनली mg का दबाव आएगा इस कॉन्टैक्ट में, ठीक। तो इस कॉन्टैक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? इस कॉन्टैक्ट का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और इस कॉन्टैक्ट का नॉर्मल रिएक्शन है n यानी कि स्मॉल mg, तो म्यू स्मॉल mg ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन इस कॉन्टैक्ट में। और इस कॉन्टैक्ट में तो फ्रिक्शन आएगा ही नहीं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, इसको स्मूथ माने हैं फ्रिक्शन लेस, ठीक। अब देखिए इसमें फाइंड करना है कि इस F का, इस बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं, इस F का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ आगे बढ़े। अगर इस फोर्स को ज़्यादा बढ़ा देंगे, ज़्यादा फोर्स लगा देंगे यहाँ पे इस ब्लॉक पे, तो ये ब्लॉक इसको छोड़ के भी भाग सकता है। तो इस F का वैल्यू मैक्सिमम कितना होना चाहिए ताकि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चले, इस कॉन्टैक्ट में स्लिपिंग नहीं हो। तो इसके लिए इस बॉडी पे अगर फोर्स देखें ऊपर वाले बॉडी पे, तो उस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स F और पीछे की तरफ ये फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू म्यू इंटू mg, तो F नेट है F माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये F इक्वल टू ma, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाए हैं। इस बॉडी पे भी देखते हैं अब, तो इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में ओनली फ्रिक्शन है, इस बॉडी पे इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं है। तो इस बॉडी को ओनली ये फ्रिक्शन आगे ले जाएगा। तो इस बॉडी पे F नेट फ्रिक्शन है ओनली, और F नेट बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। ये तो दोनों बॉडी पे न्यूटन का लॉ लगाने से दो इक्वेशन मिला। यहाँ पे ये एक्सीलरेशन दोनों का इक्वल होगा क्योंकि दोनों बॉडी को साथ साथ चलाना है, फोर्स उतना ही लगाना है ताकि ये दोनों बॉडी साथ साथ चले, इस कांटेक्ट में स्लिपिंग नहीं आए। तो इस फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू म्यू इंटू mg है। इससे ज़्यादा फोर्स इस पे नहीं लग सकता, मैक्सिमम इतना ही लग सकता है म्यू इंटू mg। तो इस फोर्स के जगह पे म्यू इंटू mg रखेंगे इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से एक्सीलरेशन इक्वल टू आएगा म्यू mg बाय कैपिटल M। तो इस नीचे वाले बॉडी पे मैक्सिमम फोर्स ये फ्रिक्शन म्यू mg लग सकता है, इससे ज़्यादा तो इस पे लग नहीं सकता क्योंकि इस बॉडी पे ओनली फ्रिक्शन है। तो इसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा एक्सीलरेशन इसका नहीं हो सकता है। तो ऊपर वाले बॉडी का भी मैक्सिमम एक्सीलरेशन इतना ही हो, उतना ही फोर्स लगाइए यहाँ पे, तब ये दोनों बॉडी साथ साथ चलेगा। तो ऊपर वाले बॉडी का एक्सीलरेशन यहाँ से निकाल लेंगे। तो ऊपर वाले बॉडी का एक्सीलरेशन ये है, इसके जगह पे ये पुट करते हैं नीचे वाले बॉडी का मैक्सिमम एक्सीलरेशन, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये फोर्स आएगा, और ये फोर्स आएगा इस एक्सीलरेशन के करेस्पॉन्डिंग, क्योंकि यही एक्सीलरेशन यहाँ पुट करेंगे तो इतना एक्सीलरेशन से इस बॉडी को चलने के लिए
कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वही फोर्स आएगा ये। तो F इक्वल टू MA, और ये फ्रिक्शन इस तरफ जाएगा तो प्लस फ्रिक्शन, MA प्लस फ्रिक्शन। तो यहाँ से F आएगा मास इंटू एक्सीलरेशन, और इसका एक्सीलरेशन तो हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं, इस फोर्स का वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, पर दोनों को साथ साथ चलाना है तो दोनों का एक्सीलरेशन इक्वल होना चाहिए। तो इसका एक्सीलरेशन इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, तो इतना ही एक्सीलरेशन इसका भी हो, उसके लिए ये फोर्स कितना लगाना पड़े यही पूछा गया है। तो यही एक्सीलरेशन इस ब्लॉक का भी यहाँ पे रख देते हैं, म्यू mg बाई कैपिटल M, म्यू स्मॉल mg बाय कैपिटल M, ये प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है लिमिटिंग म्यू mg, म्यू स्मॉल mg, ये इसको मिटा देते हैं अब। तो यहां से फोर्स इक्वल टू म्यू mg कॉमन लेंगे तो म्यू स्मॉल mg कॉमन आ जाएगा, और अंदर में m बाई कैपिटल M बचेगा, स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस 1, ये होगा F। अगर इस फोर्स का वैल्यू इतना है तो ये दोनों बॉडी साथ साथ चलेगा, और अगर इस फोर्स का वैल्यू इससे ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा हो गया तो इस कांटेक्ट में स्लिपिंग आ जाएगा, ये बॉडी आगे चला जाएगा, ये बॉडी पीछे छूट जाएगा। और अगर इस फोर्स का वैल्यू इससे कम हो गया, इस फोर्स का वैल्यू इससे कम हो गया तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फ्रिक्शन लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में इस कांटेक्ट का फ्रिक्शन फोर्स पूछा जा सकता है। ठीक, तो आइए इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दो ब्लॉक रखा है, एक कैपिटल M, इसका वैल्यू है 4 kg, और इस पे एक स्मॉल m, स्मॉल ब्लॉक, इसका मास है 2 kg। ठीक, और इस स्मॉल ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे। ठीक, तो इस फोर्स का वैल्यू अगर इतना हुआ तो ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा। इस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है और इस सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.5। तो ये फोर्स कितना होना चाहिए ताकि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चले? तो ये फोर्स इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ये फोर्स होना चाहिए म्यू mg, म्यू है 0.5, स्मॉल m 2 kg, g की वैल्यू 10 कंसीडर करेंगे, इनटू स्मॉल m बाई कैपिटल M, स्मॉल m है 2 और कैपिटल M है 4 प्लस 1, ये तो ये फोर्स आएगा, पॉइंट से ये 10 कटेगा तो 5 इंटू 2 10 इंटू 2/4, तो 2 से ये भी कटेगा तो ये आएगा 1/2 प्लस 1 3/2, तो 2 से ये 10 कटेगा, फिर 5 और F का वैल्यू 5 इंटू 3 15 न्यूटन। अगर यहाँ पे इस फोर्स का वैल्यू 15 न्यूटन हो तो ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा, और जब ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा तो दोनों का एक्सीलरेशन इक्वल होगा। वो एक्सीलरेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू लग रहा है म्यू mg, यहाँ पे रखेंगे और कैपिटल M यहाँ पे रखेंगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा, और जो एक्सीलरेशन एक का होगा वही दूसरे का भी होगा। या फिर इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो माइनस फ्रिक्शन से प्लस फ्रिक्शन कट जाएगा, तो कैपिटल F इक्वल टू स्मॉल m a प्लस कैपिटल M a, यानी कि a इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो यहाँ से एक्सीलरेशन मिलेगा F एक्सटर्नल बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये।
तो यही एक्सीलरेशन मिलना भी चाहिए। अगर दोनों साथ साथ चल रहा है तो इस सिस्टम को सिंगल मान सकते हैं। तो इस सिंगल सिस्टम पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में F लग रहा है 15 न्यूटन, तो यही होगा F एक्सटर्नल बाय इस सिस्टम का मास होगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, वही आया है इक्वल टू F नेट बाय टोटल मास। तो साथ साथ चलेगा तो इस सिस्टम को सिंगल बॉडी भी मान सकते हैं। तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा यहाँ से, एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स आया है 15 बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो 4 + 2 6, तो 3 से कट करेंगे तो ये 2 आएगा, ये 5 आएगा, 5/2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा एक्सीलरेशन दोनों ब्लॉक का, ठीक। और इस वक्त जो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, इस कांटेक्ट में जो फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग होगा, क्योंकि ये F का मैक्सिमम वैल्यू है, ये F का मैक्सिमम वैल्यू है दोनों को साथ साथ चलने के लिए। इससे ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। तो दोनों साथ साथ चल रहा है, ये F का मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब इस कांटेक्ट में फ्रिक्शन लिमिटिंग लग रहा होगा। तो इस कांटेक्ट का फ्रिक्शन आएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू है 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन इस कांटेक्ट में mg के बराबर है स्मॉल mg, तो स्मॉल m है 2 और g का वैल्यू 10। ये तो यहाँ पे पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, 5 × 2 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन इतना फ्रिक्शन अभी लग रहा होगा, ठीक। लेकिन इसी फोर्स को अगर 15 से ज़्यादा कर देंगे, इससे ज़्यादा कर देंगे तो दोनों बॉडी अलग अलग भागेगा, यहाँ पे कांटेक्ट में स्लिपिंग होने लगेगा। तब 15 से ज़्यादा करने पे तो दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन अलग अलग आएगा। तो 15 से ज़्यादा करके भी इसको देख लेते हैं। इसको 20 कर देते हैं, 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन लगा दिए तो अब ये फोर्स इससे ज़्यादा हो गया तो इस कांटेक्ट में स्लिपिंग होगा। तो अब जब स्लिपिंग होगा तो इस कांटेक्ट में फ्रिक्शन तो लिमिटिंग ही लगेगा और लिमिटिंग फ्रिक्शन है 10 न्यूटन। इसका मतलब इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फ्रिक्शन आएगा और इसी का रिएक्शन इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का आएगा फ्रिक्शन, ठीक। तो अब तो सिंपल है, इस बॉडी का एक्सीलरेशन निकालना है तो इस बॉडी पे न्यूटन का लॉ लगा देंगे। तो इस बॉडी पे नेट फोर्स होगा 20 माइनस फ्रिक्शन 10, 20 - 10, ये है F नेट बराबर इसका मास 2 kg और इसका एक्सीलरेशन A1 मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये A1 से इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये A2 से जा रहा है। तो ये A1 मिल जाएगा 20 - 10, 10 आएगा इक्वल टू 2A1, यहाँ से 2 से ये 10 कटेगा 5, तो A1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। इस बॉडी का एक्सीलरेशन भी निकल जाएगा क्योंकि इस पे नेट फोर्स ये फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन का रिएक्शन इस पे 10 न्यूटन, तो इस पे F नेट है 10 न्यूटन और F नेट बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, मास है 4 और एक्सीलरेशन A2, तो A2 का वैल्यू आएगा यहाँ से 10/4, इस 4 से इसको कट करेंगे तो ये 2 होगा और ये 5 होगा, तो ये 5/2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा कैपिटल वाले M का एक्सीलरेशन, ठीक। और इस कांटेक्ट में फ्रिक्शन स्लिपिंग के केस में तो लिमिटिंग ही लगेगा 10 न्यूटन। तो देखिए इसको ठीक से, अब अगर इस फोर्स को 15 न्यूटन से कम कर दें, इससे कम कर दें, तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा, ये तो फाइनल है, और फ्रिक्शन भी लिमिटिंग नहीं लगेगा वैसी केस में, ठीक। तो इसको अब 15 से कम करके देखते हैं। मान लेते हैं कि ये फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है। अब इसको मिटा देते हैं। ये फोर्स 15 से कम हो गया है, यानी कि इससे कम हो गया है,
तो दोनों बॉडी साथ साथ चलेगा, फ्रिक्शन भी लिमिटिंग नहीं लगेगा, तो दोनों साथ साथ चलेगा तो एक्सीलरेशन इक्वल होगा। एक्सीलरेशन इक्वल होगा तो इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स आगे की तरफ 10 न्यूटन और पीछे की तरफ इस पे फ्रिक्शन आएगा, इसको F ले लेते हैं और ये लिमिटिंग नहीं होगा, इसको F ले लेते हैं, ये है F नेट 10 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास m इंटू एक्सीलरेशन a, और इतना ही एक्सीलरेशन इसका भी होगा क्योंकि ये फोर्स इससे कम है तो दोनों साथ साथ चलेगा। इस पे F नेट है इस डायरेक्शन में, इसी फ्रिक्शन का रिएक्शन जो 10 नहीं है, लिमिटिंग नहीं है, कुछ कम आएगा लिमिटिंग से, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन बराबर इस पे F नेट है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, इसका मास है 4 और एक्सीलरेशन a ही होगा, जो ऊपर वाले का वही नीचे वाले का, एक्सीलरेशन इक्वल होगा क्योंकि ये फोर्स इससे कम है तो स्लिपिंग तो नहीं होगा, तो दोनों साथ साथ चलेगा, तो यहाँ से फ्रिक्शन निकल जाएगा। ये मास है स्मॉल m है 2 kg, ठीक, तो दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो माइनस फ्रिक्शन से प्लस फ्रिक्शन कट जाएगा, तो इस तरफ 10 बचेगा और इस तरफ 4a प्लस 2a 6a, तो a का वैल्यू मिलेगा, यहाँ से कट करेंगे 2 से तो ये 3 और ये 5, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी एक्सीलरेशन को इसमें या इसमें कहीं पे पुट करेंगे तो फ्रिक्शन मिलेगा, और ये फ्रिक्शन लिमिटिंग से 10 न्यूटन से कम मिलना चाहिए, तो यहीं पे पुट करते हैं, तो फ्रिक्शन इक्वल टू 4 इंटू एक्सीलरेशन का वैल्यू 5/3, तो ये आएगा 4 इंटू 5 20/3, इसको और कट करेंगे तो ये आएगा 3 से 6.666, ये 66 आता रहेगा तो ये आएगा 6.67 लिख देते हैं इसको न्यूटन, तो ये आया फ्रिक्शन फोर्स 6.666 न्यूटन, तो ये फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग से कम है, ठीक, तो इसको देखिए ध्यान से, सोचिए और समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसी दोनों में से अगर नीचे वाले ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो कंडीशन अब देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है और फिर से इस पे 2 ब्लॉक रखा है, ब्लॉक ऑन ब्लॉक, एक ब्लॉक ये, इसका मास कैपिटल M और एक ब्लॉक ये, इसका मास स्मॉल m, लेकिन अब की बार एक्सटर्नल फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लगाए हैं, ठीक, तो ये नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो नीचे वाले ब्लॉक इस डायरेक्शन में भागेगा, तो इस कांटेक्ट में नीचे वाले ब्लॉक इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, इस कांटेक्ट का फ्रिक्शन, और ऊपर वाले ब्लॉक पे इसी फ्रिक्शन का रिएक्शन आएगा आगे के डायरेक्शन में। ये दोनों फ्रिक्शन इस कांटेक्ट का है, दोनों बॉडी पे इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, कांटेक्ट में मोशन के अपोजिट, ठीक, इस कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन इस ऊपर वाले बॉडी पे इस डायरेक्शन में होगा और ऊपर वाले इस स्मॉल m का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल mg, और फिर इस कांटेक्ट में जो दबाव होगा नॉर्मल रिएक्शन वो इस कैपिटल M पे अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको n डैश बोल देते हैं, और इस कैपिटल M का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड कैपिटल mg, तो यहाँ पे इस कैपिटल M पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वेट लग रहा है कैपिटल mg, और यहाँ का इस कांटेक्ट का जो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है तो दोनों पे होगा, तो ऊपर वाले पे इस डायरेक्शन में है तो नीचे वाले बॉडी पे इस डायरेक्शन में होगा n, तो इस कैपिटल M मास पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल mg
और इस कांटेक्ट का दबाव, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और अपवर्ड डायरेक्शन में एक ही फोर्स है इस कांटेक्ट में, एन डैश नॉर्मल रिएक्शन इस कांटेक्ट का। तो एन डैश इक्वल टू एन प्लस कैपिटल एम जी, ये होगा इस कांटेक्ट में दबाव। और यहाँ पे अगर इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स देखें तो इस डायरेक्शन में मोशन नहीं है तो फोर्स बैलेंस होगा। तो स्मॉल एम पे अपवर्ड डायरेक्शन में है नॉर्मल रिएक्शन इस कांटेक्ट का और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसका वेट एम जी। तो नॉर्मल रिएक्शन और स्मॉल एम जी बराबर होगा। तो यही है स्मॉल, तो यही एन यहाँ पे है। तो एन डैश इक्वल टू, इस एन के जगह पे हम स्मॉल एम जी रख सकते हैं, स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी। ये दबाव है इस कांटेक्ट का, ठीक। और यहाँ पे भी समझने के लिए मान लेते हैं कि इस कांटेक्ट में फ्रिक्शन नहीं है और इस कांटेक्ट में फ्रिक्शन है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक। तो इस कांटेक्ट में इस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन उतना ही हो सकता है। तो इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में इस कांटेक्ट का फ्रिक्शन आएगा लिमिटिंग वैल्यू म्यू इंटू इस कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन एन, ये फ्रिक्शन भी यही होगा म्यू इंटू इस कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन एन, और इस कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन स्मॉल एम जी के बराबर है। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन वही है कि नीचे वाले इस कैपिटल एम पे ये फोर्स कितना होना चाहिए मैक्सिमम, ताकि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चले, ठीक। तो साथ साथ चलने के लिए इस फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है। तो ऊपर वाले बॉडी पे अब की बार ओनली फ्रिक्शन फोर्स है जो इसको आगे ले जाएगा और कोई फोर्स नहीं है। तो ऊपर वाले बॉडी का एक्सीलरेशन कितना होगा, ऊपर वाले बॉडी पे ओनली स्मॉल एफ है और स्मॉल एफ नेट फोर्स बराबर स्मॉल एम इंटू ए एक्सीलरेशन। तो यहाँ से स्मॉल एफ का मैक्सिमम वैल्यू, स्मॉल एफ का मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इस कांटेक्ट का, इस कांटेक्ट में फ्रिक्शन देख रहे हैं तो इस कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन है स्मॉल एम जी, स्मॉल एम जी। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इतना लग सकता है इस कांटेक्ट में। तो इस बॉडी पे मैक्सिमम फोर्स इस डायरेक्शन में ये स्मॉल एफ म्यू एम जी हो सकता है। तो स्मॉल एफ की जगह पे अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी रखें तो ये इक्वल टू एम ए आएगा और यहाँ m से m कट जाएगा तो एक्सीलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू, एक्सीलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू जी आया। यानी कि इस ऊपर वाले बॉडी का एक्सीलरेशन इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो नीचे वाले बॉडी का एक्सीलरेशन भी अगर मैक्सिमम इतना हुआ तो उस कंडीशन पे इस फोर्स का जो वैल्यू होगा वो वही फोर्स होगा जिस पे ये दोनों बॉडी साथ साथ चलेगा, ठीक। तो अब इस बॉडी पे न्यूटन का लॉ लगाते हैं। इस पे एफ नेट होगा एफ एक्सटर्नल फोर्स माइनस फ्रिक्शन, एफ माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। तो इस एक्सीलरेशन की जगह पे भी ये एक्सीलरेशन पुट कर देते हैं तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये एफ की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगा कि फोर्स की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से एफ इक्वल टू, इस एफ को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में आएगा एफ प्लस कैपिटल एम ए। तो एफ इक्वल टू ये फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे म्यू स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम और एक्सीलरेशन का वैल्यू म्यू जी, म्यू जी। ये है एफ का मैक्सिमम वैल्यू। अगर इस फोर्स को इससे ज्यादा कर देंगे, म्यू एम जी प्लस म्यू कैपिटल एम जी से ज्यादा कर देंगे तो ये नीचे वाला बॉडी आगे भाग जाएगा और ये ऊपर वाला बॉडी थोड़ा पीछे छूट जाएगा, एक्सीलरेशन अलग अलग हो जाएगा तब। लेकिन ये फोर्स अगर इसके बराबर हुआ
तो ऊपर वाला बॉडी और नीचे वाला बॉडी दोनों साथ साथ चलेंगे, इस कांटेक्ट में कोई स्लिपिंग नहीं होगा। ठीक, और इस फोर्स का वैल्यू अगर इससे कम हो गया तब तो फाइनल है कि दोनों बॉडी साथ साथ चलेगा और फ्रिक्शन भी उस वक्त मैक्सिमम यानी कि लिमिटिंग नहीं लगेगा। तो आइए इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा है कि हॉरिजेंटल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है, इसका मास है 5 kg और इस पे एक दूसरा ब्लॉक रखा है, इसका मास है 4 kg। ठीक, और इस सरफेस में, इस कांटेक्ट में फ्रिक्शन है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4 और ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है, इसमें मान लेते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे नीचे वाले ब्लॉक के इस डायरेक्शन में इस फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए मैक्सिमम, ताकि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चले, इस कांटेक्ट में स्लिपिंग नहीं आए। ज़्यादा फोर्स कर देंगे तब तो पता चलेगा ये बॉडी आगे निकल गया, ये पीछे छूट गया, इस कांटेक्ट में स्लिपिंग हो गया। लेकिन इस फोर्स का वो वैल्यू निकालना है जिसपे इस कांटेक्ट में स्लिपिंग नहीं हो। तो इस फोर्स का ये वैल्यू पहले से हम लोग यहाँ पे निकाल के रखे हैं, तो आइए इसमें पुट करते हैं इसको। तो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए दोनों को साथ साथ चलने के लिए म्यू स्मॉल एम जी, म्यू है 0.4, स्मॉल एम है 4 और जी की वैल्यू 10 प्लस कैपिटल म्यू एम जी, तो कैपिटल एम है 5, ये कैपिटल एम है और म्यू की वैल्यू 0.4 और जी की वैल्यू 10, ये तो यहाँ से एफ मैक्सिमम आएगा, पॉइंट से ये 0 कटेगा तो 4 × 4 16 प्लस पॉइंट से फिर ये 0 कटेगा तो 4 × 5 20, तो ये आएगा 20 + 16 36 न्यूटन। ये है एफ का मैक्सिमम वैल्यू। अगर यहाँ पे फोर्स 36 न्यूटन का ऐसे लगाएंगे तो ये दोनों बॉडी साथ साथ चलेगा, और 36 से कम फोर्स कर देंगे तब भी दोनों बॉडी साथ साथ चलेगा, लेकिन उस वक्त फ्रिक्शन लिमिटिंग नहीं लग रहा होगा, लिमिटिंग से कम लगेगा। लेकिन इसी फोर्स को जब 36 से ज़्यादा कर देंगे तब इस कांटेक्ट में स्लिपिंग होने लगेगा, ये बॉडी आगे निकल जाएगा और ये बॉडी थोड़ा पीछे छूट जाएगा, क्योंकि इस पे ओनली फ्रिक्शन है, इसको ओनली फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में आगे ले जाएगा। और इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स हम लगा सकते हैं, और फ्रिक्शन का लिमिट है कि एक लिमिट से ज़्यादा ये फ्रिक्शन नहीं हो सकता, और इस एफ एक्सटर्नल का कोई लिमिट नहीं है, इसको जितना चाहे उतना दे सकते हैं। तो दोनों बॉडी का एक्सीलरेशन अलग अलग हो जाएगा अगर ये फोर्स 36 न्यूटन से ज़्यादा कर देंगे तो आइए एक बार इसको 36 से ज़्यादा करते हैं और फिर एक बार 36 से कम करते हैं, और दोनों केस में एक्सीलरेशन और फ्रिक्शन निकालते हैं इस कांटेक्ट में। ठीक, तो जब इस फोर्स को 40 न्यूटन मान लीजिए कर दिए, 40 न्यूटन, तो इस कांटेक्ट में स्लिपिंग होगा, और स्लिपिंग होगा तो इस कांटेक्ट में फ्रिक्शन लिमिटिंग लगेगा, और फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो इस कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन होगा स्मॉल एम जी, और म्यू है 0.4, तो इस कांटेक्ट में फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू म्यू है 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन स्मॉल एम जी, तो स्मॉल एम 4 और जी की वैल्यू 10, तो इससे ये कट होगा, और 4 × 4 16 न्यूटन। तो इस कांटेक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू 16 न्यूटन आया, तो 16 न्यूटन आया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लगेगा इस कांटेक्ट में, क्योंकि इस फोर्स को 40 कर दिए हैं, इससे ज़्यादा कर दिए हैं, तो स्लिपिंग होगा, और स्लिपिंग होगा तो इस कांटेक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो इस बॉडी पे पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा लिमिटिंग वाला,
16 न्यूटन और इस बॉडी पे आगे की तरफ 16 न्यूटन। ठीक, इस बॉडी पे ओनली फ्रिक्शन है, तो इस बॉडी का एक्सीलरेशन निकालने के लिए न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा देते हैं, एफ नेट बराबर एम ए। तो इस पे एफ नेट है ओनली फ्रिक्शन 16 बराबर इसका मास 4 इंटू इसका एक्सीलरेशन ए। इसको मान लेते हैं इस डायरेक्शन में A1 से जा रहा है, इसको मान लेते हैं A2 से जा रहा है, क्योंकि ये फोर्स इससे ज़्यादा है तो दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा। तो 4 से ये 16 कटेगा 4, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये A1 है। तो इस बॉडी का एक्सीलरेशन आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस बॉडी पे न्यूटन का लॉ लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन, इस डायरेक्शन में 16 न्यूटन, तो 40 माइनस 16 इक्वल टू इस बॉडी का मास इंटू इस बॉडी का एक्सीलरेशन A2 ये। तो यहाँ से 40 माइनस 16 24 इक्वल टू 5A2। तो यहाँ से A2 का वैल्यू आएगा 24/5, ये इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आएगा इस बॉडी का एक्सीलरेशन। आप इसको ध्यान से देखिए, इसको अगर कट करेंगे तो 5 से 4 होगा 20 और 20 में 24 है ये, तो पॉइंट डालेंगे तो 40, तो यहाँ पे 8 आएगा, 5 इंटू 8 40, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सीलरेशन इसके एक्सीलरेशन से ज़्यादा आया है। ऊपर वाले बॉडी का एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नीचे वाले का 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि इस फोर्स को 36 से ज़्यादा कर दिए हैं, तो ये बॉडी ज़्यादा एक्सीलेट करेगा इसके रिस्पेक्ट में, इस कॉन्टैक्ट में स्लिपिंग हो रहा है। अब इसी फोर्स को इससे कम करते हैं, यानी कि 36 से थोड़ा कम करके देखते हैं और फिर दोनों बॉडी का एक्सीलरेशन और इस कॉन्टैक्ट का फ्रिक्शन निकालते हैं कितना आता है। ठीक, अब अगर इस फोर्स को 36 से थोड़ा कम कर देंगे, 30 न्यूटन कर देंगे, तब तो ये दोनों बॉडी साथ साथ चलेगा, ये फाइनल है। क्योंकि दोनों बॉडी को साथ साथ चलने के लिए मैक्सिमम फोर्स इतना चाहिए, मैक्सिमम 36 चाहिए, और 36 से कम कर देंगे तब तो दोनों साथ साथ चलेगा ही चलेगा। तो दोनों साथ साथ चलेगा तो एक्सीलरेशन दोनों का इक्वल होगा। तो इस बॉडी पे न्यूटन का लॉ लगाएंगे अब, तो इस पे एफ नेट है ओनली फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन अब लिमिटिंग नहीं लगेगा, फ्रिक्शन लिमिटिंग नहीं लगेगा, लिमिटिंग से कम लगेगा। तो इस पे ओनली है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन बराबर स्मॉल m 4 इंटू इसका एक्सीलरेशन a, एफ नेट बराबर एम ए। अब इस बॉडी पे भी यही लगाते हैं, एफ नेट बराबर एम ए, तो एफ नेट होगा इस पे 30 माइनस फ्रिक्शन, 30 माइनस फ्रिक्शन बराबर एम ए, इसका मास है 5 और एक्सीलरेशन a। ये दोनों बॉडी का एक्सीलरेशन है जो इक्वल होगा, क्योंकि ये फोर्स 36 से कम है तो दोनों साथ साथ चलेगा तो एक्सीलरेशन इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे, तो प्लस फ्रिक्शन से माइनस फ्रिक्शन कट जाएगा और ये आएगा 30 इक्वल टू 5 और 4 9a। तो यहाँ से a इक्वल टू 30/9, 30/9। 3 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 3 और ये 10, तो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आएगा एक्सीलरेशन दोनों ब्लॉक का। ठीक, अब इस कॉन्टैक्ट का फ्रिक्शन कितना होगा, ये लिमिटिंग से कम होगा, 16 से कम होगा, ये तो फाइनल है, पर कितना होगा। तो इसी एक्सीलरेशन को यहाँ या यहाँ पुट करेंगे तो फ्रिक्शन मिलेगा। तो फ्रिक्शन यहाँ पुट करते हैं, तो फ्रिक्शन इक्वल टू 4 इंटू एक्सीलरेशन 10/3, ये तो ये आएगा 4 इंटू 10 40/3। इसको और कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3 से 4 13.333, ऐसे ये फ्रिक्शन फोर्स आएगा।
इतना न्यूटन। तो 13.333 ऐसा आता रहेगा। तो इस कांटेक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन 16 न्यूटन लग सकता है। और अभी जब इस फोर्स का वैल्यू 36 से कम 30 न्यूटन है, तो दोनों साथ साथ चल रहा है और इस वक्त फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम लग रहा है 13.333 ऐसा। ठीक, तो इस फोर्स को मैक्सिमम से कम करेंगे तो दोनों बॉडी साथ साथ चलेगा और फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम लगेगा। तो इसको देखिए, ध्यान से समझिए। आइए अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, देखते चलिए और समझते चलिए। ये एक हॉरिजेंटल सरफेस, यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है और यहाँ पे एक मास है 2 kg का, और इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है। ठीक, और इससे एक स्ट्रिंग बंधा हुआ है। ये स्ट्रिंग ऐसे पुली के ऊपर से ऐसे नीचे आया है और इसमें एक और मास बंधा हुआ है m0। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि m0 का वैल्यू, इस m0 का वैल्यू मैक्सिमम कितना होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक यहाँ से स्लिप ना करें, इस कांटेक्ट में मोशन नहीं होना चाहिए, ये ब्लॉक रेस्ट पे होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ अगर मास बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये मास नीचे आएगा, तो इस स्ट्रिंग का ये टेंशन इस ब्लॉक को इधर खींच देगा। इस ब्लॉक पे पीछे फ्रिक्शन भी लगेगा, पर ये टेंशन अगर फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया तो ये ब्लॉक इधर खिसक जाएगा। तो यही कंडीशन निकालना है कि इस m0 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक इधर नहीं खिसके। तो इस ब्लॉक को इधर नहीं खिसकने के लिए ये टेंशन, इस स्ट्रिंग का टेंशन इस फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू है 0.4 और नॉर्मल रिएक्शन होगा इस कॉन्टैक्ट का इस मास के वेट के बराबर, नॉर्मल रिएक्शन बराबर वेट। तो इसका मास है 2 और जी की वैल्यू 10 कंसीडर करेंगे, तो mg करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 10। तो पॉइंट से ये 10 कट जाएगा और 4 इंटू 2 8 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन है 8 न्यूटन। तो इस टेंशन का वैल्यू भी मैक्सिमम 8 न्यूटन होना चाहिए। तो यहाँ से इसका स्लिपिंग नहीं होगा। और ये टेंशन 8 न्यूटन होने के लिए इस मास को कितना होना पड़ेगा मैक्सिमम, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है m0 जी, और ये रेस्ट पे होगा, दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रिंग से कनेक्ट है, ये रेस्ट पे तो ये भी रेस्ट पे, तो इस पे भी फोर्स बैलेंस होगा, T बराबर m0 जी, T बराबर m0 जी। ये तो टेंशन का वैल्यू 8 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो टेंशन की जगह पे ये 8 न्यूटन पुट करेंगे तो ये आएगा 8 इक्वल टू m0 जी, और g का वैल्यू 10, तो m0 इक्वल टू 8/10, तो ये आएगा 0.8 kg। यानी कि इस m0 का मास 0.8 kg इतना होगा तब तक ये ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। और इसका मास अगर 0.8 kg से ज़्यादा हो जाएगा तो ये मास यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, क्योंकि इसका मास अगर 0.8 से ज़्यादा होगा तो ये टेंशन 8 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगा, और टेंशन अगर 8 न्यूटन से ज़्यादा होगा तो इस पे पीछे मैक्सिमम फ्रिक्शन 8 न्यूटन लग सकता है। तो ये टेंशन 8 से ज़्यादा होगा तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में स्लिप कर जाएगा। तो ये मास 0.8 kg मैक्सिमम होना चाहिए इस बॉडी को यहाँ पे स्लिप नहीं करने के लिए। ठीक, तो इसको देखिए, ध्यान से समझिए। आइए अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये एक वर्टिकल वॉल है और यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसे इस तरफ से फोर्स लगा के चिपकाए हुए हैं इसमें, और इस सरफेस का म्यू, इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है,
और इस ब्लॉक का मास, इसका मास 5 kg है। ठीक ठीक। तो ये फोर्स मिनिमम कितना होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक इस वॉल में चिपका रहे, ये नीचे नहीं गिरे। तो इसको नीचे नहीं गिरने के लिए इस फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए। तो देखिए इस ब्लॉक का वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और mg का वैल्यू आएगा, यहाँ पे मास है 5, g की वैल्यू 10 कंसीडर करेंगे तो 50 न्यूटन। तो इसका वेट आएगा 50 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड, और कांटेक्ट सरफेस ये है। तो इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और इस कांटेक्ट सरफेस के अलोंग मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ गिर जाएगा इस वेट के वजह से, लेकिन इसमें फ्रिक्शन है तो नीचे गिरने के अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फ्रिक्शन आ जाएगा, फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक। तो इस फोर्स का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा कर देंगे, बहुत ज़्यादा, तब तो ये नहीं है गिरेगा, तब तो ये ब्लॉक यहाँ से नहीं गिरेगा। लेकिन इस फोर्स को अगर कम करते जाएंगे तो किसी न किसी फोर्स पे ये ब्लॉक नीचे गिरने के टेंडेंसी में आ जाएगा। तो जिस वक्त ये ब्लॉक नीचे गिरने के टेंडेंसी में आएगा उस वक्त ये फोर्स कितना होगा, यही होगा मिनिमम फोर्स इसको यहाँ पे चिपकाए रखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसको गिरा रहा है ये वेट mg नीचे गिरा रहा है, और ये फ्रिक्शन इस कांटेक्ट सरफेस के अलोंग, ये फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ये इसको ऊपर खींचना चाह रहा है। और अगर ये फ्रिक्शन और वेट बराबर होगा तो ये ब्लॉक यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा। ठीक। और यहाँ पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन है नहीं, तो यहाँ पे इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन है इस तरफ, और ये एक्सटर्नल फोर्स है इस डायरेक्शन में, तो नॉर्मल रिएक्शन और एक्सटर्नल फोर्स बराबर होगा। और ये वेट और फ्रिक्शन अगर बराबर है तो ये बॉडी नीचे नहीं गिरेगा। तो यहाँ से इस mg इक्वल टू म्यू का वैल्यू 0.5, अभी म्यू लिख देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। तो यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स आएगा इस बॉडी को नहीं गिरने के लिए mg बाय म्यू। तो स्मॉल m का वैल्यू है 5, g का वैल्यू 10 कंसीडर करेंगे, और म्यू 0.5, ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ एक 0 आएगा, 5 से 5 कट होगा, और ये आएगा 100 न्यूटन। तो अगर यहाँ पे इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स देंगे तो ये ब्लॉक इस वॉल में चिपका रहेगा, ये नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन इस फोर्स को अगर 100 से कम कर देंगे तो ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, mg इसको नीचे खींच लेगा। और इस फोर्स को अगर 100 से ज़्यादा कर देंगे तब तो ये ब्लॉक नहीं है गिरेगा। ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को देखिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ध्यान से देखना, अच्छा कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। ये हॉरिजेंटल सरफेस से थीटा एंगल पे, ये थीटा है मान लेते हैं 53 डिग्री, थीटा एंगल पे एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस पे एक ब्लॉक रखा है, इसका मास 2 kg है मान लेते हैं। ठीक। तो इस ब्लॉक के वेट का जो ये कंपोनेंट होगा ये mg cos थीटा, और वेट का ये कंपोनेंट mg sin थीटा। ठीक। और इस कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन ये। तो अगर इस इंक्लाइंड प्लेन में फ्रिक्शन नहीं होगा तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो नॉर्मल बराबर mg cos थीटा होगा, ये बैलेंस है। लेकिन mg sin थीटा इस ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मूव करा देगा, और अगर फ्रिक्शन होगा तो इसके अपोजिट अप द इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शन लगेगा। ठीक। तो इस ब्लॉक को यहां से डाउन द इंक्लाइंड प्लेन या फिर अप द इंक्लाइंड प्लेन नहीं जाने देना है, और फ्रिक्शन भी यहाँ पे नहीं है।
तो फ्रिक्शन नहीं है और फिर भी हम चाह रहे हैं कि ये ब्लॉक यहीं पे रहे, इस इंक्लाइंड प्लेन पे डाउन या अप मूव नहीं करे, तो इस इंक्लाइंड ब्लॉक को इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन देना पड़ेगा, इस इंक्लाइंड प्लेन को इस डायरेक्शन में चलाना पड़ेगा और ये एक्सीलरेशन होना चाहिए g tan थीटा के बराबर। ये हम लोग सूडो फोर्स वाले लेक्चर में पढ़े भी थे कि अगर इंक्लाइंड प्लेन को इस डायरेक्शन में g tan थीटा के एक्सीलरेशन से चलाएंगे तो इस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं भी रहेगा, तब भी ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन पे न अप जाएगा न डाउन आएगा, ये यहाँ पे रेस्ट पे बना रहेगा इस इंक्लाइंड प्लेन पे जो ऑब्जर्वर है उसके लिए। ये हम लोग सूडो फोर्स में पढ़े थे। तो यहाँ पे g tan थीटा का वैल्यू एक्सीलरेशन होना चाहिए g tan थीटा। अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं है तो इसको यहाँ पे रेस्ट पे रखने के लिए तो g का वैल्यू 10 कंसीडर करेंगे और tan थीटा, और थीटा है 53 डिग्री, तो tan 53 डिग्री का वैल्यू 4/3, तो ये आएगा 10 × 4 40/3। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 13.333 ऐसा आता रहेगा, तो इसको लिख देते हैं 13.34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन g tan थीटा। अगर 13.34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से इस इंक्लाइंड ब्लॉक को इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कराएंगे तो इस इंक्लाइंड सरफेस में फ्रिक्शन नहीं होते हुए भी ये ब्लॉक अप या डाउन द इंक्लाइंड प्लेन स्लिप नहीं करेगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे इस ऑब्जर्वर के लिए एक सूडो आता है इस डायरेक्शन में, फ्रेम के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में ma, और ये मास है इस ब्लॉक का और ये एक्सीलरेशन है फ्रेम का। तो ये ऑब्जर्वर एक्सीलरेटिंग फ्रेम पे बैठा है तो इसको इस बॉडी पे सूडो भी लेना पड़ेगा, तो सूडो का डायरेक्शन फ्रेम के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में ma, और ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो सूडो का एक कंपोनेंट इधर आएगा ma cos थीटा, और सूडो का एक कंपोनेंट इधर आएगा नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन ma sin थीटा। तो सूडो का दो कंपोनेंट ले लिए, अब यहां से इसको हटा देते हैं सूडो को, और यहीं पे ये ma cos थीटा और mg sin थीटा अगर बराबर होगा तो ये ब्लॉक अप या डाउन मूव नहीं करेगा, तो इन्हीं दोनों को बराबर करके इस एक्सीलरेशन का वैल्यू g tan थीटा आया था, ठीक। तो अब देखिए, अगर इसका एक्सीलरेशन, इस इंक्लाइंड ब्लॉक का एक्सीलरेशन g tan थीटा इससे कम पड़ गया, g tan थीटा से कम पड़ गया अगर इसका एक्सीलरेशन, तो ये एक्सीलरेशन कम पड़ जाएगा, तो ma cos थीटा वाला कंपोनेंट कम पड़ जाएगा mg sin थीटा वाले कंपोनेंट से, क्योंकि ये एक्सीलरेशन पे डिपेंड नहीं करता है mg sin थीटा, और ये फोर्स एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। तो ये एक्सीलरेशन अगर g tan थीटा से कम हो जाएगा तो ये फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा और ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मूव करने की कोशिश करेगा। अब इसमें फ्रिक्शन ले लेते हैं, अब इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट मान लेते हैं, म्यू है 0.5। तो इस कंडीशन पे ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मूव करने की कोशिश करेगा, तो इस पे फ्रिक्शन अप द इंक्लाइंड प्लेन आ जाएगा, और इस फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आएगा यहाँ पे, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा, तो नॉर्मल बराबर ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा, ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। ये तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्सीलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और एक्सीलरेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जिस पे ये ब्लॉक न अप जाएगा न डाउन जाएगा। यानी कि एक्सीलरेशन
अगर जी टेन थीटा से कम हो गया तो ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मूव करेगा तो फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, तो मूव करने ही नहीं देगा फ्रिक्शन अभी भी। अगर एक्सीलरेशन जी टेन थीटा से कम पड़ गया तब भी ये डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मूव नहीं करेगा। एक्सीलरेशन अगर और कम हो गया तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा, और कम करेंगे इसका एक्सीलरेशन इस इंक्लाइंड फ्रेम का तो ये फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा। तो ये क्वांटिटी कम हो रहा है तो ये क्वांटिटी बढ़ रहा है, लेकिन mg साइन थीटा इसको खींच नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन का रेंज पूछा जा सकता है कि एक्सीलरेशन मिनिमम कितना होगा कि ये बॉडी अप या डाउन स्लिप नहीं करे, और एक्सीलरेशन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा ताकि ये ब्लॉक अप या डाउन स्लिप नहीं करे। तो एक्सीलरेशन अगर कम करेंगे तो mg साइन थीटा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इस पर फ्रिक्शन पीछे आ जाएगा। तो फ्रिक्शन लिमिटिंग एक्सीलरेशन को अगर बहुत कम कर देंगे तो फ्रिक्शन अपना पूरा पावर लगा देगा इस ब्लॉक को नीचे नहीं स्लिप करने के लिए। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन प्लस ये एम ए इस वक्त मिनिमम होगा जिस वक्त इस फ्रिक्शन को लिमिटिंग कर देंगे उस वक्त, और अगर एम ए मिनिमम कॉस थीटा और लिमिटिंग फ्रिक्शन का एडिशन अगर इस mg साइन थीटा के बराबर है, mg साइन थीटा के बराबर होगा, तो इस वक्त जो एक्सीलरेशन होगा इस इंक्लाइंड ब्लॉक का ये एक्सीलरेशन मिनिमम होगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ से ले लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, और क्वांटिटी सब पता रहेगा। इसमें मास से मास दोनों तरफ कट जाएगा क्योंकि इसमें भी मास आएगा। यहाँ पे पुट करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन को तो ये मास पे डिपेंड नहीं करता है ये एक्सीलरेशन का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से ए मिनिमम मिल जाएगा, इसमें भी ए मिनिमम आएगा। तो एक इक्वेशन में एक वेरिएबल आएगा ए मिनिमम, तो यहाँ से ए मिनिमम मिल जाएगा। ठीक, अब अगर इसमें एक्सीलरेशन ऑफ इंक्लाइंड फ्रेम, इस इंक्लाइंड फ्रेम का ये एक्सीलरेशन अगर g10 थीटा से ज़्यादा हो जाए, g10 थीटा से ज़्यादा हो गया, तो इसमें है एक्सीलरेशन इस कंपोनेंट में, तो एम ए कॉस थीटा भारी पड़ जाएगा इस एम जी साइन थीटा पे, तो ये ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन मूव करेगा, तो इस पे फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आ जाएगा फ्रिक्शन। और एक्सीलरेशन और बढ़ाएंगे तो ये कंपोनेंट और बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी और बढ़ेगा, लेकिन ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन पे अप या डाउन मूव अभी नहीं करेगा। इस एक्सीलरेशन को और बढ़ाएंगे तो ये कंपोनेंट और बढ़ेगा। अगर इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन और बढ़ाएंगे तो ये कंपोनेंट और बढ़ेगा, तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शन भी और बढ़ेगा। पर इस एक्सीलरेशन को हम बढ़ा के कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, लेकिन इस फ्रिक्शन का एक लिमिट है। तो जिस वक्त ये फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू लगने लगेगा, तो फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और एम जी साइन थीटा का एडिशन जिस वक्त एम ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, उस वक्त जो ये एक्सीलरेशन होगा इस इंक्लाइंड फ्रेम का, वो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा इस ब्लॉक को अप या डाउन द इंक्लाइंड प्लेन स्लिप नहीं करने के लिए। ठीक, तो आइए इसको लिखते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा, एफ लिमिटिंग प्लस एम जी साइन थीटा, ये अगर बराबर हो गया एम ए कॉस थीटा के, एम ए कॉस थीटा के, अगर और एक्सीलरेशन बढ़ा देंगे तो ये क्वांटिटी ग्रेटर हो जाएगा, तो अप द इंक्लाइंड प्लेन ये ब्लॉक मूव कर जाएगा, लेकिन ये बराबर होगा, इधर फ्रिक्शन लिमिटिंग लग गया है, पूरी फ्रिक्शन लग गया है, तो इस इक्वेशन से जो ए मिलेगा ये मैक्सिमम मिलेगा, एक्सीलरेशन मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन यही पुट करेंगे, यही वाला,
तो लिमिटिंग फ्रिक्शन में भी एक्सीलरेशन है यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे ए मैक्स करके इसको पुट करेंगे। तो यहाँ से एक्सीलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा एक्सीलरेशन करेंगे तो ये ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन मूव कर जाएगा। तो इस इंक्लाइंड प्लेन का मैक्सिमम एक्सीलरेशन और मिनिमम एक्सीलरेशन हम लोग निकाल लिए कि कितना होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक अप या डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मूव नहीं करे। तो इसी मिनिमम एक्सीलरेशन और मैक्सिमम एक्सीलरेशन के बीच में अगर कोई एक्सीलरेशन है तो उस एक्सीलरेशन पे ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट में रहेगा। यही मिनिमम और मैक्सिमम एक्सीलरेशन एक रेंज है कि इतना एक्सीलरेशन से इतना एक्सीलरेशन के बीच अगर इस बॉडी, इस इंक्लाइंड फ्रेम का एक्सीलरेशन है तो ये बॉडी अप या डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मूव नहीं करेगा। तो एक्सीलरेशन का यही रेंज है, मिनिमम एक्सीलरेशन से लेके मैक्सिमम एक्सीलरेशन तक। ठीक, तो इस पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरह से आप लोग कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट भी इसी तरह का है। इस रोड पे मान लेते हैं एक गाड़ी चल रहा है, एक कार्ट चल रहा है और इस पे एक मास है m, एक ब्लॉक है जिसका मास है m और इससे एक स्ट्रिंग कनेक्ट है जो यहाँ पे एक पुली के ऊपर से ऐसे नीचे आया है और यहाँ भी एक मास कनेक्ट है इस स्ट्रिंग में m। दोनों ब्लॉक का मास इक्वल है। अभी मान लेते हैं कि किसी भी सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो इस मास का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg, तो mg की वजह से ये नीचे आएगा, ये स्ट्रिंग टेंशन इस पे ऊपर लगेगा, इस पे स्ट्रिंग टेंशन इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ये मास नीचे आएगा तो स्ट्रिंग टेंशन इस मास को इस डायरेक्शन में खींचेगा, तो ये मास इस डायरेक्शन में आगे भागेगा। सरफेस में फ्रिक्शन नहीं लिए हैं अभी। और अगर हम चाहें कि इस सरफेस में बिना फ्रिक्शन लिए, इस सरफेस में बिना फ्रिक्शन लिए इस बॉडी का मोशन नहीं हो, इस कांटेक्ट में हम मोशन नहीं चाहते हैं और फ्रिक्शन भी लेना नहीं चाहते हैं, तो फिर इस कार्ट को इस डायरेक्शन में कुछ एक्सीलरेशन से भगाना पड़ेगा ताकि अंदर से अगर इस पे न्यूटन का लॉ लगाएं तो इस बॉडी पे सूडो इस फ्रेम के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में ma आएगा, ये मास है इस बॉडी का और एक्सीलरेशन है फ्रेम का, ये सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो हो सकता है ये सूडो इस टेंशन को बैलेंस कर देगा, तो ये ब्लॉक इस आदमी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाएगा, यानी कि जो ग्राउंड पे खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में भी ये ब्लॉक इस सरफेस पे न आगे जाएगा न पीछे जाएगा। ठीक, तो यहां पे अगर ये सूडो ma बराबर हो गया टेंशन का तो ये ब्लॉक आगे या पीछे मूव नहीं करेगा, जबकि इस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है। और टेंशन, यहाँ पे टेंशन बराबर हो जाएगा mg का, क्योंकि ये भी रेस्ट पे होगा। अगर ये रेस्ट पे है तो इस पे अगर सूडो टेंशन को बैलेंस कर दिया तो ये रेस्ट पे है, और ये रेस्ट पे है तो ये भी रेस्ट पे है, तो इस पे भी फोर्स बैलेंस होगा। टेंशन बराबर mg, टेंशन बराबर mg। तो यहाँ से इस तरफ टेंशन और टेंशन इक्वल है तो इस तरफ भी ma और mg इक्वल होगा, तो ma बराबर mg। तो यहाँ से a बराबर m से m कट जाएगा तो a बराबर g, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सीलरेशन होगा। यहाँ पे मास दोनों का अलग अलग भी ले सकते हैं। अगर अलग अलग ले लिए, इसको बोल देते हैं m1 और इसको बोल देते हैं m2। अगर अलग अलग मास ले लेंगे तो यहाँ से m1a बराबर t हो जाएगा और m2g बराबर t हो जाएगा। तो t से t राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो m1a बराबर m2g, और मास अलग अलग हो जाएगा तो अब नहीं कटेगा।
तो यहां से एक्सीलरेशन इक्वल टू m2g/m1, एक्सीलरेशन इक्वल टू m2g/m1, ये है एक्सीलरेशन। तो अगर इतना एक्सीलरेशन इस फ्रेम को दे देंगे इस डायरेक्शन में, तो इस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं होते हुए भी ये ब्लॉक m1 मास का ब्लॉक इस सरफेस पे आगे या पीछे स्लिप नहीं करेगा। ठीक, इतना एक्सीलरेशन पे। अब इसमें फ्रिक्शन इंक्लूड करते हैं। मान लीजिए कि इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और इस फ्रेम का एक्सीलरेशन मोर देन m2g/m1 है। यानी कि इस फ्रेम का एक्सीलरेशन अगर m2g/m1 से ज़्यादा दे देंगे, तो इसमें है एक्सीलरेशन, अगर ये एक्सीलरेशन ज़्यादा दे देंगे इससे m2g/m1 से, तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा या करने की कोशिश करेगा, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे आ जाएगा, और यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू होगा लिमिटिंग वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन n और वेट m1g। तो फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन और वेट बराबर होगा, इस डायरेक्शन में मोशन नहीं है, m1g। ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन इस कॉन्टैक्ट का। तो इस एक्सीलरेशन को अगर बढ़ाएंगे m2g/m1 से बढ़ाएंगे, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि इसका मोशन इस डायरेक्शन में होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन को बढ़ाएंगे तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन बढ़ेगा, यानी कि ये फोर्स अगर बढ़ेगा, इस एक्सीलरेशन को बढ़ाएंगे तो ये फोर्स बढ़ेगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। लेकिन इस फोर्स को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शन का एक लिमिट है, ये इससे ज़्यादा नहीं लग सकता है। तो जिस वक्त फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन और टेंशन, इन दोनों का एडिशन जिस वक्त ma के बराबर आ जाएगा, ma के बराबर, उस वक्त जो एक्सीलरेशन होगा ये मैक्सिमम होगा इस ब्लॉक को स्लिप नहीं करने के लिए। तो ये एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से a मैक्स आएगा F लिमिटिंग प्लस टेंशन बाय m1, ये m1 है, ये है एक्सीलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू। अगर एक्सीलरेशन इससे ज़्यादा हो गया तो फ्रिक्शन होते हुए भी ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ठीक, और अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू लेस देन m2g/m1 हुआ, बिना फ्रिक्शन के, विदाउट फ्रिक्शन, अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू m2g/m1 से कम पड़ गया, तो ये ma कम पड़ जाएगा इस टेंशन से। टेंशन यानी कि m2g से कम पड़ जाएगा ये ma। तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, और जैसे ही मूव करने की कोशिश करेगा तो इस पर फ्रिक्शन पीछे आ जाएगा, क्योंकि अब फ्रिक्शन है इसमें, तो अब की बार फ्रिक्शन पीछे। और एक्सीलरेशन और कम करेंगे तो ये क्वांटिटी और कम होगा, तो इस टेंशन को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन और बढ़ेगा, पर फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते एक लिमिट तक पहुंच सकता है। लेकिन इस एक्सीलरेशन को हम जितना चाहे उतना कम करके इसको जीरो भी कर सकते हैं। तो जिस वक्त फ्रिक्शन और ma का एडिशन इस टेंशन के बराबर हो गया, टेंशन यानी कि m2g इस टेंशन के बराबर हो जाएगा, उस वक्त जो एक्सीलरेशन होगा वो मिनिमम होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन को कम करते 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 बहुत कम कर दिए हैं, और अब इस क्वांटिटी का ma का और फ्रिक्शन का एडिशन टेंशन के बराबर आ रहा है। एक्सीलरेशन को और कम करेंगे तो फ्रिक्शन और ma का एडिशन कम पड़ जाएगा टेंशन से, तो ये ब्लॉक इधर मूव कर जाएगा। तो जिस वक्त लिमिटिंग फ्रिक्शन और ma का एडिशन इस टेंशन के बराबर होगा, उस वक्त का एक्सीलरेशन मिनिमम होगा, कि उससे कम एक्सीलरेशन अगर इसको देंगे तो ये ब्लॉक
इस डायरेक्शन में खींचा जाएगा। तो आइए कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे कि फ्रिक्शन लिमिटिंग प्लस MA सूडो, ये जिस वक्त टेंशन के बराबर हो गया, और टेंशन यानी कि M2G, क्योंकि ये ब्लॉक भी रेस्ट पे ही रहेगा और इस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, इस सरफेस में मान लेते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, ये सरफेस स्मूथ है, तो टेंशन बराबर M2G, ये ब्लॉक भी रेस्ट पे ही है, तो टेंशन के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं M1A इक्वल टू M2G। तो इस इक्वेशन से जो A मिलेगा, ये A मिनिमम मिलेगा। और F लिमिटिंग यही लेंगे यहां भी, क्योंकि F लिमिटिंग डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन से, और इसका एक्सीलरेशन कम या ज़्यादा होने से इस नॉर्मल रिएक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी F लिमिटिंग यही लेंगे। तो इस इक्वेशन से A मिनिमम मिलेगा। यहाँ पे A मिनिमम का वैल्यू आएगा M2G माइनस F लिमिटिंग बाय M1, ये होगा एक्सीलरेशन मिनिमम का वैल्यू। यानी कि एक्सीलरेशन अगर इतना और इतना के बीच में है तो ये बॉडी इस सरफेस पे आगे या पीछे मूव नहीं करेगा। इसके लिए इस फ्रेम का एक्सीलरेशन A मिनिमम और A मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। ये A मिनिमम और A मैक्सिमम एक्सीलरेशन का एक रेंज है, जिसके अंदर में अगर एक्सीलरेशन है तो इस बॉडी का स्लिपिंग इस सरफेस पे आगे या पीछे नहीं होगा। ठीक, तो इसको देखिए, ध्यान से समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट और अंतिम कॉन्सेप्ट और ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ध्यान से, ये एक वर्टिकल वॉल है और ये हॉरिजेंटल सरफेस। यहाँ पे एक स्ट्रिंग बंधा हुआ है और ये स्ट्रिंग एक मास से कनेक्ट है। इसका मास है 5 kg, समझने के लिए 5 kg मान लेते हैं। और इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाए हैं 30 न्यूटन का, और इस सरफेस का, इस कॉन्टैक्ट सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। ठीक, तो इसमें सोच समझ के बताइए कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। ठीक, तो आप लोग सोच के समझ के बताइए, मैं तो इसको सॉल्व कर रहा हूं। इस कॉन्टैक्ट में अपवर्ड डायरेक्शन में इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट होगा mg, और इस डायरेक्शन में मोशन नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगा mg, और नॉर्मल रिएक्शन मास है 5 और g की वैल्यू 10 कंसीडर करेंगे तो 50 न्यूटन, ये आया नॉर्मल रिएक्शन। तो इस कॉन्टैक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन लग कितना सकता है? F लिमिटिंग का वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो F लिमिटिंग फ्रिक्शन लग सकता है म्यू यानी कि 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन 50 आया है, तो पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 5 इंटू 5 25 न्यूटन। तो इस बॉडी पे लिमिटिंग फ्रिक्शन 25 न्यूटन लग सकता है। और क्वेश्चन में पूछा गया है इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। तो आप ठीक से सोचिए, इस ब्लॉक को अगर 30 न्यूटन के फोर्स से ऐसे खींचेंगे तो स्ट्रिंग में टेंशन तब आएगा जब ये ब्लॉक हिलेगा। ये ब्लॉक थोड़ा सा भी हिलेगा तभी तो इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, और ये ब्लॉक थोड़ा सा तभी हिलेगा जब फ्रिक्शन इस फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा। फ्रिक्शन अगर इस फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा, फ्रिक्शन के लिमिटिंग के औकात से अगर बाहर चला गया इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स, तो ये ब्लॉक हिल जाएगा, थोड़ा इस डायरेक्शन में अब शिफ्ट होना चाहेगा, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा। तो पहले इस बॉडी पे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन अपना पूरा पावर लगा देगा, और फ्रिक्शन से अगर नहीं रुकेगा
तो ये बॉडी हिलेगा, और हिलेगा तो टेंशन आएगा। तो इस बॉडी पे पहले फ्रिक्शन लगेगा, उसके बाद टेंशन लगेगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा कि बॉडी पे पहले फ्रिक्शन तो उसके बाद टेंशन। तो यहाँ पे टेंशन होगा, ये बॉडी 30 न्यूटन लगा दिए हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे के डायरेक्शन में 50 न्यूटन है, तब भी ये बॉडी चलेगा नहीं क्योंकि टेंशन है पीछे के डायरेक्शन में। ये स्ट्रिंग कनेक्ट है यहाँ पे, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा 30 बराबर होना चाहिए फ्रिक्शन का पूरा वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन प्लस टेंशन के। तो यहाँ से 30 इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन 25 प्लस टी, तो यहाँ से टी इक्वल टू आएगा 30 माइनस 25, 5 न्यूटन। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन मात्र 5 न्यूटन का आएगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन 25 न्यूटन तक तो खुद जाएगा फ्रिक्शन, और ये 30 न्यूटन है, तो 25 से ज़्यादा फोर्स लगा है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन अकेले इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो टेंशन को आना पड़ेगा। 5 न्यूटन का टेंशन भी यहाँ पे लगेगा, तो 25 प्लस 5 30 न्यूटन इस डायरेक्शन में आ गया। अब ये 30 न्यूटन बैलेंस हो जाएगा। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि पहले फ्रिक्शन उसके बाद टेंशन। आइए इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है, इस पे 2 बॉडी रखा है, 2 ब्लॉक है, एक का मास 2 kg और एक का मास 3 kg। और इस कांटेक्ट में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5 और इस कांटेक्ट में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है। और इन दोनों ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया है, और इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे इस कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होगा वेट के बराबर, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू वेट, और यहाँ पे वेट होगा mg यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 20, g का वैल्यू 10 कंसीडर किए हैं, यही होगा नॉर्मल रिएक्शन वेट। और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन mg यानी कि 3 इंटू जी 30 न्यूटन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग कितना लग सकता है, तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू है 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन 20, तो पॉइंट से ये 0 कटेगा, तो 5 इंटू 2 10 न्यूटन होगा इस कॉन्टैक्ट का लिमिटिंग फ्रिक्शन कि इतना लग सकता है। और इस कॉन्टैक्ट का लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ लिमिटिंग म्यू इंटू नॉर्मल, तो 0.4 इंटू 30, तो पॉइंट से ये 0 कटेगा, तो 4 इंटू 3 12 न्यूटन। ये ठीक, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इस कॉन्टैक्ट का है कि इतना लग सकता है। तो यहाँ पे एक चीज बताइए, इन दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान लेंगे, तो ये सिस्टम अभी मूव करेगा क्या? इस सिस्टम पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 20 और इस डायरेक्शन में 8, तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स हो जाएगा 20 माइनस 8, एफ नेट 20 माइनस 8 यानी कि 12 न्यूटन। ठीक, तो विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के ये सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस सिस्टम पे फ्रिक्शन आएगा पीछे के डायरेक्शन में, तो इस कांटेक्ट में मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 न्यूटन लग सकता है और इस कांटेक्ट में मैक्सिमम फ्रिक्शन 12 न्यूटन लग सकता है। तो नेट लिमिटिंग फ्रिक्शन का नेट वैल्यू जो होगा ये 10 प्लस 12 22 न्यूटन होगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो इस सिस्टम का मोशन इस डायरेक्शन में नहीं होगा, ये सिस्टम रेस्ट पे होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे नेट लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है।
तो यहां से इतना पता चल रहा है कि ये सिस्टम रेस्ट पे रहेगा। ठीक, अब देखिए इसमें पूछा गया है कि फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा ये पूछा गया है। और फिर पूछा गया है इस कांटेक्ट का फ्रिक्शन, इस कांटेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, इसको F1 बोल देते हैं। और फिर इस कांटेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, इसको F2 बोल देते हैं। तो इस कांटेक्ट का और इस कांटेक्ट का, दोनों कांटेक्ट का फ्रिक्शन फोर्स पूछा गया है। तो ये 3 वेरिएबल पूछा गया है और ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, ये यहां से पता चल रहा है। अब देखिए, तो अब इस बॉडी को ध्यान से देखिए, ओनली इस बॉडी को, ओनली इस बॉडी पे 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा इस पे इस डायरेक्शन में F1 और टेंशन भी इसी डायरेक्शन में इस पे लगेगा। तो इस बॉडी पे पहले फ्रिक्शन लगेगा या टेंशन लगेगा, इस बॉडी पे फ्रिक्शन और टेंशन दोनों लगेगा या फिर ओनली फ्रिक्शन या फिर ओनली टेंशन। तो इस बॉडी पे स्ट्रिंग टेंशन तब आएगा जब ये बॉडी थोड़ा हिलेगा, मूव करेगा। बॉडी थोड़ा हिलेगा तभी तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, और बॉडी थोड़ा हिलेगा इसका मतलब फ्रिक्शन पहले अपना पूरा पावर लगा चुका है, फ्रिक्शन से नहीं रुका तब बॉडी हिला है। इसका मतलब इस बॉडी पे पहले फ्रिक्शन लगेगा फिर टेंशन लगेगा, और स्ट्रिंग में टेंशन है इसका मतलब बॉडी हिला है तो पहले फ्रिक्शन लगा होगा। इसमें अगर टेंशन है इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक बॉडी जरूर हिला है, क्योंकि दोनों में से कोई एक बॉडी हिलेगा तभी तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, स्ट्रिंग तनाएगा। तो दोनों में से किसी एक जगह पे लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा क्योंकि बॉडी हिला है। तो कहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन ले, पहले यहाँ पे लेके देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है, F लिमिटिंग है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तभी तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा। तो इस डायरेक्शन में है 20 और 20 को बराबर होना पड़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन प्लस टेंशन के, और यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन है तो 10 प्लस टेंशन, तो यहाँ से टेंशन आएगा 20 माइनस 10 न्यूटन। तो इस स्ट्रिंग में 10 न्यूटन का टेंशन आया, तो यहाँ भी टेंशन 10 न्यूटन होगा। इस डायरेक्शन में टेंशन 10 न्यूटन और इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 8 न्यूटन लगा है, तो टेंशन 10 एक्सटर्नल फोर्स 8, तो ये बॉडी बिना फ्रिक्शन के इधर चल देगा, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन लगेगा इस पे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ, और फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो 10 = 8 प्लस फ्रिक्शन, 10 = 8 प्लस फ्रिक्शन, तो यहाँ से फ्रिक्शन आएगा 8 माइनस 10 2 न्यूटन। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ 2 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा, और यहाँ पे 2 न्यूटन का फ्रिक्शन लग सकता है क्योंकि इस कांटेक्ट में फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू 12 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन 12 न्यूटन तक लग सकता है, तो 2 न्यूटन तो लग ही सकता है। तो इस कांटेक्ट में फ्रिक्शन का वैल्यू लिमिटिंग लग रहा है, यहाँ पे लिमिटिंग लिए हैं तो 10 न्यूटन, और इस कांटेक्ट में फ्रिक्शन का वैल्यू 2 न्यूटन, और स्ट्रिंग में टेंशन 10 न्यूटन। तो ये तीनों वेरिएबल मिल गया। यहाँ पे इन दोनों बॉडी में से किसी भी कांटेक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकता है। यहाँ पे इस कांटेक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है और इस कांटेक्ट में फ्रिक्शन का वैल्यू 2 न्यूटन है। ठीक, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कहाँ पे लिमिटिंग लगेगा और कहाँ पे लिमिटिंग से कम लगेगा। यहीं पे टेंशन का वैल्यू अगर बहुत अच्छा खासा आ जाता, टेंशन का वैल्यू ज़्यादा आ जाता, तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम 12 न्यूटन लग सकता है, और इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं तो 8 + 12, इस डायरेक्शन में मैक्सिमम 8 + 12 20 न्यूटन लग सकता है। और मान लीजिए ये टेंशन
22 न्यूटन आ जाता। इसका मतलब इस टेंशन को ये 8 न्यूटन और लिमिटिंग फ्रिक्शन मिलके भी बैलेंस नहीं कर पाता। और कंडीशन यही होता कि ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये समझते कि लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे ले लिए हैं, वो यहाँ पे नहीं यहाँ पे होगा। ठीक, अगर टेंशन कुछ ऐसा निकल के आ जाए यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन लेने से कि इस पे सही सही नहीं बैठे फोर्स बैलेंसिंग वाला इक्वेशन, तो समझेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे होगा और यहाँ पे लिमिटिंग से कम होगा। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में सही सही बैठ रहा है। यहाँ पे टेंशन 10 न्यूटन आ रहा है और ये 10 न्यूटन इस 10 न्यूटन को ये 8 न्यूटन बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो इसमें फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन आ जा रहा है। और 2 न्यूटन आ सकता है क्योंकि लिमिटिंग यहाँ पे 12 न्यूटन तक है। तो यहाँ पे इक्वेशन सही सही बैठ रहा है। तो इस कॉन्टैक्ट में लिमिटिंग लगेगा और इस कॉन्टैक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को देखिए, ध्यान से समझिए। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।